हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स का पुनर्भुगतान करना, पेमेंट करना। रिडम्पशन वर्ड से तो आप सभी फैमिलियर हो चुके हैं। मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताया था, तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट था। ये लॉन्ग टर्म डेट हम लोगों ने जो लिया, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया, इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसी में मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित समय के बाद डिवेंचर्स का भुगतान भी करना है। वो भुगतान हम इस चैप्टर में करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे, और इसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नाम से स्पष्ट है, एक निश्चित समय के बाद जो पहले से निर्धारित है, एक निश्चित रेट पर जो वो भी पहले से निर्धारित है, डिवेंचर्स का पुनर्भुगतान, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड रिडम्पशन। रीपेमेंट इज कॉल्ड रिडम्पशन। रिडम्पशन बेसिकली जो है, एक कंपनी तीन प्रकार से इनके पास तरीके हैं ताकि वो जो सोर्स इकट्ठे होने हैं, उन सोर्स को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सोर्सेज को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सोर्सेज, फंड्स इकट्ठे होंगे हम लोगों के पास। वो फंड्स हैं फ्रेश इश्यू ऑफ, जिसको हम वर्ड लिख दिया मैंने साथ में, न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स। आप नए शेयर्स, चाहे वो इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिवेंचर्स है नए, इनको इशू कर रुपए इकट्ठे कर सकते हैं और उन रुपयों का यूज कर सकते हैं डिवेंचर्स को रिडीम करने के अंदर। ये सिंपल सा तरीका है। इससे कंपनी के जो ऑलरेडी प्रॉफिट्स पड़े हैं, सरप्लसेस पड़े हैं, उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है आउट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी अपने सभी डिवेंचर्स का पुनर्भुगतान अपनी पूंजी में से करती है, तो ऐसी स्थिति में नो DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जैसा आप लोगों ने CRR पढ़ा था, वैसे DRR है। CRR का प्रयोग आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए किया था, DRR का प्रयोग डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए किया जाएगा। तो अगर आप आउट ऑफ कैपिटल निर्माण करते हैं तो आपको DRR ट्रांसफर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है और जो हमारा सेबी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं कि 25% आउट ऑफ सरप्लस मस्ट बी ट्रांसफर टू DRR। 25% किस चीज का? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स आपको ट्रांसफर करना ही करना है। किसमें? DRR में। तो दैट मींस आप सारे का सारा रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते। किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको ये ना बताया हो कि आपको रिडम्पशन किस में से करना है, तो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि आपने 25% DRR में डालना है और बाकी सारा हमारा कैपिटल में से हो जाएगा। ये अनदर वे है सोर्सेज इकट्ठे करने का, रिडम्पशन करने का। एंड थर्ड वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी 100% ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको DRR में। तो ये सोर्सेज का तरीका है फ्रेंड्स, कि हमें पैसे कहां से प्राप्त होंगे नए शेयर्स, डिवेंचर्स इशू करके आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन सेबी की गाइडलाइंस, कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि 25% तो DRR में, यानी 25% तो आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, बाकी आप 75% आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं। और अगर ये लिखा हो वर्ड स्पेशली कि आउट ऑफ प्रॉफिट आप कीजिए, तो आपने फेस वैल्यू का 100% DRR में ट्रांसफर करना है। तो ये है फंड्स आपके पास कहां से आए। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ये जो DRR का जनरेशन किया गया है, इस DRR का एग्जेम्पशन ऑफ DRR या एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिएटिंग द DRR से छूट, फ्रॉम DRR से किसको छूट मिली हुई है? नंबर 1, ऑल इंडियन फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की, ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्राइवेट है पब्लिक है, all other institutions, all financial institution governed by RBI, जो RBI जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है, और एक और है नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नाम से हमारे पास, और नेशनल हाउसिंग बैंक। तो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंसिंग बैंक्स हैं वो सारों उन सभी को फ्रीडम दी गई है एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिएटिंग डीआरआर, कि आपको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं। तो ये एक जानकारी के लिए आपके पास था टॉपिक, मैं इसको भी थोड़ा सा साफ कर देता हूं फ्रेंड्स। एंड दिस इज द वे, हमारे पास बेसिकली या तो नए शेयर्स आएंगे, या आउट ऑफ कैपिटल आएगा, या आउट ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट आपको मैं बात बताने वाला हूं इसके अंदर वो ये है कि आपने अभी भी जो डीआरआर का निर्माण किया है, ये या तो 25% बिना कुछ कहे आउट ऑफ प्रॉफिट्स अगर होगा तो 100% होगा, और आफ्टर द रिडम्पशन जितने डिवेंचर रिडीम किए गए हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी डिवेंचर रिडीम किए गए, अगर हम बात करें सारे के सारे रिडीम कर दिए, तो ये डीआरआर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। देखिए डीआरआर में पैसे अगर हमने ट्रांसफर कर दिए तो उसका यूज सिर्फ डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है तो जनरल रिजर्व में डाल दीजिए। और जनरल रिजर्व का यूज तो हम सभी को पता है, चाहे वो हम बोनस देने के लिए कर सकते हैं, डिविडेंड देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डीआरआर में डाल रहे हैं तो उसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम डिवेंचर को रिडीम करने के लिए ही करेंगे। इसी में रिडम्पशन में ही एक और इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फ्रेंड्स, और जो हमारा शेयर एंड डिवेंचर एक्ट 2014 है उसकी गाइडलाइन ये कहती है कि रिडम्पशन जिस वक्त भी किया जा रहा है उससे पूर्व 30 अप्रैल, जैसे सपोज कि 31 मार्च 2020 को रिडम्पशन करना है, तो इससे पूर्व का जो 30 अप्रैल है, यानी 30 अप्रैल 2019, या यू कैन से फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 अप्रैल 2019, इस एक महीने के पीरियड के दौरान 15% of the amount which is to be redeemed of redemption amount of that year, जिस साल हम रिडीम करने जा रहे हैं उस साल जितना अमाउंट रिडीम करना है उसका 15% आपको या तो किसी बैंक में या सिक्योरिटीज, बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, और इस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा बेचने के बाद उस रुपयों का पूरा प्रयोग केवल रिडम्पशन के टाइम किया जाए। तो फ्रेंड्स टॉपिक क्या है कि हमें गाइडलाइन दी गई है कि 15% जो है आपने इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख के डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं तो इसका 15% हो जाएगा 1.5 लाख, और वो आपने इन्वेस्ट करना ही करना है। कब? 30 अप्रैल 2019, यानी अप्रैल के महीने में बेसिकली, और रिडम्पशन वाली डेट को इसको बेच दिया जाएगा। बेचने से जो पैसा आएगा वो पैसा हम रिडम्पशन के अंदर यूज करेंगे। तो आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने डीआरआर के बारे में आई होप काफी कुछ जान लिया है कि 25% आपने ट्रांसफर करना ही करना है फेस वैल्यू का। अगर लाइन लिखी हो आउट ऑफ प्रॉफिट तो आप 100% कर दीजिए। तो मैं आपको कुछ एक चीज और बताता हूं, आपने सीआरआर भी पढ़ा, आपने अभी अभी डीआरआर पढ़ा, दोनों में कुछ अंतर है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, इसका जो निर्माण किया गया वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए किया गया, प्लस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के लिए किया गया इसका निर्माण। और इसका किस लिए किया गया? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, सीआरआर का जो निर्माण किया गया आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सारे रिजर्व आ गए जिसमें सरप्लस भी था, जनरल रिजर्व वगैरह भी थे,
और इसमें आउट ऑफ सरप्लस ओनली। अगर हम डीआरआर बनाएंगे तो केवल सरप्लस में से बनाएंगे। जैसे ही रिडम्पशन हो जाता है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो सीआरआर जो आपने बनाया था उसका उपयोग हम लोगों ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में किया था बोनस शेयर देने के लिए, यूज फॉर बोनस शेयर इशू करने के लिए। लेकिन हम डीआरआर को क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और जनरल रिजर्व को आपको पता ही है, उससे आप डिविडेंड भी दे सकते हो या बोनस शेयर भी दे सकते हो। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड डीआरआर। तो फ्रेंड्स ये सारा मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन है रिडम्पशन के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल समझ मिले। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं आज के मेन टॉपिक पर कि हम रिडम्पशन किस प्रकार करेंगे। हम मेथड्स देखने वाले हैं रिडम्पशन के। हमें उन मेथड्स को पढ़ते हुए उनके प्रैक्टिकल सम्स को निपटाना है। एक एक प्रॉब्लम को मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोर्ड पर अच्छे ढंग से डिफाइन कर पाऊं, क्योंकि ये जिस प्रकार से इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर था जिसको मैंने 10 लेक्चर में कवर किया था, आई विल आल्सो ट्राई कि ये जो चैप्टर है इसमें मैं हर एक पॉइंट आपको बड़ा ब्रीफली भी और डिटेल भी सारी चीजों को मैं समझा पाऊं। इसके लिए भी मुझे 6-7 लेक्चर हो सकता है इसके लिए तैयार करने पड़े। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेथड कितने फ्रेंड्स, वी आर हैविंग 4 methods, namely lump sum payment at a fixed period, fixed time period। हमें जो है एक फिक्स निश्चित समय पे इकट्ठा भुगतान कर देना। मान लो 5 करोड़ के डिबेंचर है, 10 साल के बाद इकट्ठे 5 करोड़ दे देंगे। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सारे पैसे इकट्ठे ना हो तो हम हर साल थोड़े थोड़े रुपए, यानी कि ड्रॉ बाय लॉट्स जिसको हम बोल सकते हैं, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। नंबर 3 बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे, डिवेंचर को इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, या न्यू डिवेंचर्स जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो, हम इसमें भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन है बाय परचेज इन ओपन मार्केट। कंपनी खुद ही जाके डिवेंचर्स को खरीद ले डिवेंचर होल्डर से और खुद डिवेंचर होल्डर बन जाए, ये भी एक मेथड होगा। तो ये टोटल मिला के 4 मेथड है जिसके ऊपर हम रिडम्पशन का पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं पहला मेथड आपको समझा पाऊं और उसका नाम है लंप सम पेमेंट। आप एक निश्चित समय के बाद इकट्ठी पेमेंट कर देंगे। सबसे आसान मेथड यही है हमारे पास। इसकी कुछ जनरल एंट्रीज है और उसके ऊपर मैं कम से कम 2 या 3 सम आपको इस लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा। जस्ट कंसंट्रेट ऑन द जनरल एंट्रीज। वी नो जब आप डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो एंट्री इज नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अभी ये जो मैं जनरल एंट्रीज लिखूंगा इसी में ही सारे सवाल हो जाएंगे। दूसरी एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता आपने क्लोज करना है एंड टू डिवेंचर में डाल देना है जितने के भी होंगे। ये जिस तारीख को भी आप इशू कर रहे हैं तब। लेकिन जब रिडम्पशन करना होगा तो जो डेट हमें दे रखी होगी उस डेट से पिछली 31 मार्च को, यानी पिछले साल के 31 मार्च को, जस्ट सपोज कि आपने 31 मार्च 2020 को रिडीम करना है तो हम 31 मार्च 19 को जाएंगे और जैसा मैंने बताया सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट करेंगे और उसको डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 25% ऑफ फेस में। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पलीफाई क्या किया कि आप 31 मार्च 2020 को रिडीम करने वाले हैं जितने का भी होगा। 31 मार्च 20
उससे पहले की अप्रैल कौन सी होगी? 30 अप्रैल 2019। 31 मार्च 19 के बाद 30 अप्रैल 2019, 31 मार्च 20 को रिडीम करने वाले हैं। इससे पहले की जो भी अप्रैल होगी उसमें 15% इन्वेस्टमेंट भी करनी है, जैसे मैंने अभी थ्योरेटिकल कांसेप्ट में आपको बताया। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास क्या है एंट्री? डिवेंचर और रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दी फ्रेंड्स। अकाउंट डेबिट और हमारी तरफ से पैसा चला गया कितना? बैंक। कितना परसेंट फ्रेंड? 15%। 15% ऑफ व्हाट? देखिए दोनों में फर्क है। 25% तो है फेस वैल्यू का, जैसे 10 लाख है, 10 लाख का 25% 2.5 लाख रुपए। लेकिन अगर कंपनी रिडीम करती है 2 बार में 5-5 लाख, तो उस साल पहले साल कितना रिडीम हो रहा है? 5 लाख। 5 लाख का 15% यानी 50% ऑफ रिडम्पशन अमाउंट। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रेंड्स। 25% फेस वैल्यू का यानी कि 10 लाख का 10 लाख का। डीआरआर एक ही बार में खोल दीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना जो है रिडीम करने जा रहे हैं। प्लीज टेक दिस पॉइंट इन योर माइंड। एंट्री नंबर 5 दैट इज 31 मार्च 2020, उसमें हम डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर जितने के भी होंगे, एंड द 6th एंट्री डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, हम उसका भुगतान करेंगे। और 7वीं एंट्री 7th एंट्री जो मैंने आपको बताया था कि अब डीआरआर का काम खत्म हो गया है, उसको हमने किस में ट्रांसफर करना है? These are some basic entries, और इसी के ऊपर हम सवाल करेंगे सारे के सारे। फ्रेंड्स, मैं आपको ले चलता हूं आज कम से कम 2 या 3 सवालों की तरफ। मैं आपको एक सवाल बताता हूं, एक सम बताता हूं, जिसके अंदर आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। लीजिए मैं इसको आपके लिए साफ भी कर देता हूं, और मैं आपको ये एंट्रीज भी सारी की सारी दोबारा करके दूंगा। एक सम देखिएगा फ्रेंड्स, कि कंपनी जो है 4 लाख रुपए के 9% डिवेंचर, 4 लाख 9% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100, ये 4 लाख रुपीज है। 4 लाख रुपए के 100 रुपए का एक डिवेंचर था, इशू किया गया 1 अप्रैल 14, और इसको रिडीम करना है एट 6% प्रीमियम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रीमियम किया हमें आज ही पता चल गया, तो हम इशू के टाइम इसकी व्यवस्था कर देंगे। और कंपनी ने कहा है ओके, ये तो इशू किया गया है, रिडीम करना है 10% प्रीमियम पर, और ये इशू किया गया है 6% प्रीमियम पर। लुक एट दिस नाउ, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया भी था कि आप प्रीमियम पर इशू करते हैं और रिडम्पशन भी आप करते हैं, तो आपको रिडम्पशन का इंतजाम आज ही करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी गुड सम। और रिडीम करना है 31 मार्च 2018 को। लुक एट दिस नाउ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 14 को आप इशू कर रहे हैं और रिडीम कब करें? 31 मार्च 2018 को। तो बीच के 4 साल की भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। वो एंट्री किस चीज की होगी? सिर्फ ब्याज की एंट्री। अगर हम करते हैं तो हमें वो एंट्री करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि एंट्री करनी ही नहीं है, बात खत्म, फिर हम इशू की एंट्री कर देंगे और रिडम्पशन की एंट्री कर देंगे। कंपनी ने यह भी कह दिया कि 30 अप्रैल को जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो इन्वेस्टमेंट भी आप कर दीजिए। अच्छा, इस सवाल में ना कंपनी स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स करना है या आउट ऑफ कैपिटल करना है। अगर कुछ ना गए हम मान के चलेंगे कि ये आउट ऑफ कैपिटल किया जाता है। आउट ऑफ प्रॉफिट्स ये लिखेगा कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स करना है, अगर इसमें से नहीं लिखा हो तो हम आउट ऑफ कैपिटल मानेंगे। और आउट ऑफ कैपिटल का क्या रूल बताया था मैंने? 25% डीआरआर में आप लोगों ने इशू करना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे 1 अप्रैल 2014 को एंट्री किस चीज की? डिबेंचर्स को इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 4 लाख 6% प्रीमियम, 4,24,000 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहली एंट्री फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 14 को दूसरी एंट्री, और इसकी नरेशन वी ऑल नो, पहले भी मैंने बताई। डिवेंचर इश्यूड 4,00,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 इश्यूड एट 6% प्रीमियम। फिर हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का खाता बंद करेंगे और उसको किसमें डालेंगे? 9% डिवेंचर में। कितने हैं फ्रेंड्स? 4,24,000, लेकिन डिवेंचर में वास्तविक अमाउंट जाता है 4 लाख, और बाकी क्या माना जाएगा फ्रेंड्स? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 24,000। लेकिन क्योंकि हमें रिडीम 10% प्रीमियम पे करना है, तो उसका इंतजाम हमें आज ही करना पड़ेगा। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हाउ मच फ्रेंड्स? 4 लाख का 10% 40,000। ये 40,000 का हमें लॉस लग गया,
अब एंट्री क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40,000। तो दीज आर सम बेसिक एंट्रीज जो हमने इश्यू की एंट्री कर दी। अब हम सीधा जब कर सकते हैं 31 मार्च 18 को, क्योंकि सब में इसने कहा कि इग्नोर द एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट। चलो जस्ट सपोज हमें इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो क्या करें भाई, हम चलेंगे 31 मार्च 15 को, एक साल के बाद। इंटरेस्ट मैं बता चुका हूं आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका खर्चा है, कितना खर्चा है फ्रेंड्स, 4 लाख का 9% 36,000 रुपए। ये किसको देना है फ्रेंड्स, डिवेंचर होल्डर्स को। हाउ मच फ्रेंड्स, 36,000। 31 मार्च 15 को हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स डेबिट 36,000 और हमारी तरफ से पैसे चले जाएंगे टू बैंक, कितना 36,000। दैट्स इट माय फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया। एक जो है आप चाहें तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि साल का अंत है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि सवाल में आपको ब्याज की एंट्री करने के लिए मना किया गया है। लेकिन अगर कह दिया जाए तो 31 मार्च 15 को ये एंट्री, फिर 16 को भी ये एंट्री, 17 को भी ये एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हर साल चलेगी जब तक रिडीम नहीं करेंगे। एनी हाउ, ये है ब्याज की सिंपल 2 एंट्रियां जो आप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन कहें। हम चलते हैं रिडम्पशन पे। रिडम्पशन कब कर रहे हैं, 31 मार्च 18 को। लेकिन मैंने बताया इससे एक साल पहले 31 मार्च 2017 को आपको एक एंट्री करनी है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डीआरआर 25% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 4 लाख की, का 25% 1 लाख रुपए आप डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे रिडम्पशन से एक साल पहले। ओके, फिर रिडम्पशन से 11 महीने पहले ले लो, 30/4/2018। 11 महीने मैंने वर्ड यूज कर लिया क्योंकि आमतौर पे सारी एंट्री 30 अप्रैल को की जाएगी, लेकिन मैंने एक लाइन लिखी थी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले, यानी अप्रैल के महीने में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और उसकी क्या एंट्री है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच फ्रेंड्स, 15%। किसका, जितना रिडीम करना है, रिडीम कितना करना है, सारे का सारा, 4 लाख का 15% कितना हो गया, 60,000। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हम चल रहे हैं, सॉरी 30 अप्रैल 18 गलत लिखा गया, 30 अप्रैल 17 एक महीने बाद। अब हम चले 31 मार्च 18 को। सबसे पहले हम ये इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितने की बेची है, ये एट पार बिकी है, इसमें कुछ भी नहीं बताया प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, या ये भी नहीं पता कि इसमें ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वी कैन गो विद दिस कि हमें 60,000 रुपए का फायदा, भाई हमने 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बेच दी। इसके बाद फ्रेंड्स 31 मार्च 18 अगेन हम लोग डिवेंचर्स ले लेंगे, कितने रुपए के, 4 लाख के। हम लोगों ने प्रीमियम और रिडम्पशन भी देना है, कितना फ्रेंड्स, 36,000। किसको देना है फ्रेंड्स, डिवेंचर होल्डर्स को, 4,36,000। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लीजिए फ्रेंड्स 4,36,000, ये भी काम डन। और अंतिम एंट्री फ्रेंड्स, अब डीआरआर का काम खत्म हो गया है, इसमें डाल देंगे जनरल रिजर्व में। कितना डीआरआर खोला था हम लोगों ने, 1 लाख। ये लीजिए ट्रांसफर टू जनरल। दिस इज योर क्वेश्चन। किस प्रकार से शेयर्स इशू किए, सरप्लस में 1 साल पहले ट्रांसफर करना है, सरप्लस से डीआरआर में 11 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, इस इन्वेस्टमेंट को रिडम्पशन वाली डेट पे बेच भी देना है, डिवेंचर रिडीम कर दो, भुगतान कर दो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। जस्ट सपोज कि ये जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, इस इन्वेस्टमेंट पे 10% की दर दे रखी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे 10% ब्याज मिलेगा जब हम बेचेंगे इसको, मतलब वो जो इनकम है ना बेचने वाली, वो ब्याज की इनकम ही है। तो देखिए क्या होगा, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 11 महीने पहले 60,000 की, अब पैसे मिलेंगे, पैसा मिला है तो इन्वेस्टमेंट गई, साथ में इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई कितना परसेंट है, 10%। 60,000 का 10% 6,000, लेकिन 11 महीने का कितना ब्याज हो गया, 5500 रुपए। तो आपको 60,000 रुपए प्राप्त नहीं होंगे, आपको कितने रुपए प्राप्त होंगे फ्रेंड्स, 65,500 रुपए। ये इंटरेस्ट आपका फायदा होगा। इस इंटरेस्ट को आप किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने पीएनएल के अंदर अंतिम एंट्री भी कर सकते हैं।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 5500। लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज द सम कि किस प्रकार से हम DRR में डालेंगे, किस प्रकार से हम इन्वेस्ट करेंगे, किस प्रकार से हम इसको बेचेंगे। दैट्स इट। एक और सम देखिएगा कि अगर इसी सम को या इसकी हम थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दें, लुक एट दिस नाउ, मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर ही देता हूं। अगेन नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम फ्रेंड्स, व्हाट इट सेज टू यू कि कंपनी के पास 20,000 डिवेंचर्स हैं, 9% 100 का एक, और इसमें से हाफ 31 मार्च 18 को रिडीम करने हैं आपने। अच्छा, ये कब इशू किए गए ये नहीं बताया, तो हमें इशू की एंट्री नहीं करनी, हमें इशू की एंट्री नहीं करनी। ये बोले DRR में पैसे डालो, ओके, लेकिन एक चीज और बताई कि DRR में ऑलरेडी 4,40,000 रुपए पड़े हैं। कब पड़े हैं? 31 मार्च 17 तक 4,40,000 रुपए पड़े। कहता सवाल करो, क्योंकि हमें इशू की एंट्री नहीं करनी, हम चलते हैं पहले 31 मार्च 17 को। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 18 को तो रिडीम करने, तो एक साल पहले हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी फ्रेंड्स? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR। अब DRR में कितना डालना है? 25%। 25% किसका? 20,000 इंटू में 100, 20 लाख का 25%, 5 लाख। 5 लाख में से 4,40 ऑलरेडी पड़ा है, तो हम कितना ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड? 60,000। अब आ जाओ 30 अप्रैल 17 को आप क्या करेंगे? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट करेंगे। किसमें करेंगे फ्रेंड्स? बैंक में, बैंक के रूप में इन्वेस्टमेंट करेंगे 15%। अब ये पॉइंट वो आ गया जो मैंने बताया था, हम 15% उसका करेंगे जितना आप रिडीम करने जा रहे हैं उस साल। रिडीम कितना कर रहे हैं हम? 20 लाख का हाफ 10 लाख, 10 लाख का 15% 1.5 लाख करेंगे। तो आप लोगों ने यहां पर क्या बात सीखी फ्रेंड्स? DRR में तो पूरी फेस वैल्यू का 20 लाख का जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में 15% जाएगा उस अमाउंट का जो उस साल रिडीम करना है। चलिए 31 मार्च 18 को ये इन्वेस्टमेंट भेज दीजिए। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि इसने सिर्फ ये बताया है कि ये हाफ हम करेंगे, ये नहीं कहा कि हाफ हम 31 मार्च 19 को भी करेंगे। तो हमें नहीं पता कि बाकी हाफ कब करने वाले हैं। अगर नहीं पता तो ये इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए। कितने की? 1.5 लाख की, 1.5 लाख की। तो मेरी बात को फिर समझिएगा। अगर ये कह देता कि हाफ में 31 मार्च 18 को कर रहा हूं, हाफ में 31 मार्च 19 को करूंगा, तो मैं इसको नहीं बेचता। क्यों? क्योंकि हमें फिर से अगली इन्वेस्टमेंट के लिए ये 15% दोबारा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अगले रिडम्पशन के लिए। तो अगर सेम अमाउंट हो और अगले साल इसको रिडीम करना हो तो हम इसको नहीं बेचने वाले। ये चीज मैं आपको आने वाले टॉपिक में फिर समझाऊंगा। फिलहाल क्या है, हमें यहाँ पे इसको बेचना है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया इसके बाद हाफ कब रिडीम होगा, इसलिए हम इसको बेच देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 31 मार्च 18 ही चल रहा है हमारा। 31 मार्च 18 को हम क्या करेंगे? हम डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे। 9% डिवेंचर कितने रिडीम करेंगे फ्रेंड? 10 लाख टू डिवेंचर होल्डर्स। 10 लाख डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। हाउ मच फ्रेंड्स? 10 लाख। और अंतिम एंट्री फिर देखिएगा, DRR को किसमें डालना है फ्रेंड्स? जनरल रिजर्व में। लेकिन DRR में कितने रुपए इकट्ठे हो चुके हैं? 4,40 ये रहे, 60 ट्रांसफर किए थे, 5 लाख। परंतु हमने रिडीम कितने किए हैं? हाफ। तो इसमें से भी हाफ ही हम जनरल रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि DRR तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि सारे के सारे डिवेंचर रिडीम ना कर दिए जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा और इसमें कोई इश्यू आपको नजर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जस्ट सपोज कि अगर यहां पर एक लाइन लिखी होती कि ये सारे का सारा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स करना है, ये वर्ड लिखा होता, तो हम जो सरप्लस में डालने वाले थे, जो 25% हम बार बार शो कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स वर्ड लिखते ही वो 100% डालना पड़ेगा हमें। यानी 20,000 गुणा में 100 का 20 लाख रुपए चाहिए हमें, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख में से प्लीज देखिएगा एक एंट्री, प्लीज एक एंट्री देखिएगा। 20 लाख में से पड़े कितने हमारे पास? 4,40।
तो 15,60,000 रुपए में ट्रांसफर करने पड़ते सरप्लस है डीआरआर के अंदर, क्योंकि जब आउट ऑफ प्रॉफिट वर्ड लिखा होता है तो हमें डीआरआर में 100% डालने होते हैं, 25% नहीं, 100%। तो हमारे पास डीआरआर में हो जाते 15,60 प्लस में 440 20 लाख। और हम यहां पर कितने रुपए ट्रांसफर करते हैं फ्रेंड्स लास्ट में, क्योंकि हाफ रिडीम हो चुके हैं, हम 10 लाख रुपीस ट्रांसफर करते हैं यदि ये लिखा होता कि रिडम्पशन आप लोगों ने करना है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरी तरफ से आज पहला मेथड था जिसका नाम था लमसम पेमेंट एट फिक्स रेट फिक्स टाइम। अभी ये जो मैंने मेथड बताया है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर एक सिंपल सा डीआरआर हम लोगों ने खोला है। ये टॉपिक अभी लेंथी है, आसान बहुत है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके आगे के टॉपिक जिसमें हम सिंकिंग फंड का निर्माण करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप इस लेक्चर को देखिएगा और समझिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।